नमस्ते। मैं सुलता महाराणा, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरे बहुत सारे व्यू हुए हैं, लेकिन दुख इस बात का लगता है कि सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो शायद इस सितंबर महीने में 100 सब्सक्राइबर हो जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरा एक गोल है और इस गोल को मैं तो नहीं कर सकती, आप ही पूरा कर सकते हैं। और आप सितंबर महीने में जिस तरह से 100 सब्सक्राइबर हो जाएं, ये आप कर दीजिए। और आपके लिए मैं हर एक लेसन को, पार्ट को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी और बेहतरीन करने की कोशिश करूँगी। तो आपका शुक्रिया, आप बहुत अच्छे से व्यू बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपको मेरे दिल से मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो मित्रों, आज हम MST 12 भारतीय कहानी का एक लेसन, एक अविस्मरणीय यात्रा का विश्लेषण और मूल्यांकन पढ़ेंगे और मैं उसे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो देखते हैं। परिचय। अरुणोदय ये एक पत्रिका है। 1846 के बीच पत्रिका का आधुनिक असमिया के विकास में प्रमुख स्थान है। प्रारंभ में असमिया की कहानियाँ इसी पत्रिका में प्रकाशित होती थी। अरुणोदय एक पत्रिका है, वो असमिया पत्रिका है और पहले कहानियाँ इसी पत्रिका में प्रकाशित होती थी। लक्ष्मीनाथ, साधु कथार, बेजबरुआ असमिया के प्रमुख कहानीकार हैं। बेजबरुआ ने कुकी, जोनीवीरी, सुरभि, जनका आदि कहानियाँ संग्रह में असम की तत्कालीन सामाजिक स्थितियों का गहन एवं सशक्त चित्रण किया है। मानव व्यवहार, वर्ग सचेतनशीलता, भ्रष्टाचार आदि के भी चित्र असमिया कहानी साहित्य में मिलते हैं। असमिया कहानी ने बहुवर्णी, बहुआयामी तथा विविध परिप्रेक्ष्यों से युक्त लंबा सफ़र तय किया है। इंदिरा गोस्वामी ने 1960 के आसपास अपना लेखन कार्य प्रारंभ कर स्वतंत्र सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अंतर्विरोधों को बड़ी गंभीरता और सशक्तता से चित्रित किया है। इंदिरा गोस्वामी ने यथार्थ के फलक पर पूर्वोत्तर भारत को देखने, समझने और अभिव्यक्त करने का सार्थक प्रयास किया है। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी अपने सपनों को पूरा करने के लिए बेचैन है। दोनों के संघर्ष जारी है। युवा वर्ग में हताश है तो बुजुर्ग किसी संभावना की तलाश में है जो उनके सपनों को पूरा कर सके। यानी युवा चाहते हैं कि हमारे सपने पूरे नहीं हो पा रहे और किस तरह से पूरे हो, इसलिए वो हताश है। और बुजुर्ग भी उसी संभावना की, कोई संभावना हो जाए उसे तलाश है। तो हर कोई अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। इंदिरा गोस्वामी ने पूर्वोत्तर भारत के लोक जीवन को चित्रित करने में असमिया पुरुष तथा स्त्री के हृदय के आंतरिक चित्र कलात्मकता के साथ उभारा है। उस न तो आदर्श का मोह है और न ही कोरे यथार्थ से प्रेम है। इस कहानी में आप देखेंगे कि पिता पुत्र, माँ बेटी की सोच व अनेक विचार में बहुत परिवर्तन है। एक अविस्मरणीय यात्रा और बदलते मूल्यों पर चिंता व्यक्त की गई है। अध्याय अवलोकन देखते हैं। कहानीकार का परिचय। डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी असमिया साहित्य की अत्यंत प्रसिद्ध लेखिका है। इनका मूल नाम मामुनी
मामनी रायचम गोस्वामी हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, असमिया साहित्य, उत्तर प्रदेश सौहार्द सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि से इंदिरा गोस्वामी को सम्मानित किया जा चुका है। इंदिरा गोस्वामी का जन्म 1942 में दक्षिण कामरूप के अमरागां सत्र के सत्राधिकारी परिवार में हुआ था। इंदिरा गोस्वामी ने 1960 के दशक में साहित्य जगत में कदम रखा। उन्होंने अपने सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास छिन्नमस्तार मनुहतु में कामाख्या मंदिर में प्रचलित 2000 वर्ष पुरानी बलि प्रथा का विरोध किया है। इस उपन्यास से परंपरावादी समुदायों में हलचल मच गई थी, लेकिन लेखिका अपने विचार पर अटल रही। उनकी कहानी सेई अंधार पुहारारो सेई अंधार पुहारारो वह अंधेरा प्रकाश में भी अधिक उजाला था सन 1961 में प्रकाशित हुई। 1962 में उनकी पहली कहानी चिनाकी मरम परिचित प्रेम का प्रकाशन हुआ था। इंदिरा गोस्वामी ने ब्राह्मण विधवा हो, बटाई पर खेती करने वाला किसान, असहाय प्राणी, दंगा पीड़ित गरीब किसान सभी को कहानियों का पात्र बनाया है। उन्होंने असमिया रामायण और रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्याय भी किया। उन्होंने अपने उपन्यासों चेनाबोर स्रोत 1972, अहिरण 1974, ममोरे धारा तरुबाल 1980 में अपने घर से दूर निजी निर्माण कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों की शोचनीय दशा और शोषण का चित्रण किया है। मामोरे धारा तरुबाल उपन्यास के लिए 1982 में इंदिरा गोस्वामी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उपन्यास लिखने से पहले उन्होंने निर्माण स्थल के पास रहकर मजदूरों के जीवन को नज़दीकी से देखा। चित्रण डांटा हातिर ऊंची खोका हाउदा शीर्षक उपन्यास में दक्षिण कामरूप में ब्राह्मण विधवाओं और बटाई खेतीहरों के जीवन की पीड़ा और शोचनीय स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है। इस उपन्यास का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसके आधार पर उड़जिया नाम की फिल्म भी बनी। साथ ही इस उपन्यास को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए। इंदिरा जी ने असमिया जनजीवन के साथ अन्य क्षेत्रों पर भी नज़र दौड़ाई है। कश्मीर के श्रमिक जीवन पर आधारित चेनाबोर स्रोत और मध्य प्रदेश पर आधारित अहिरण नामक रचनाएं इनका उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उनके एक अन्य उपन्यास तेज आरुधुली रे धूसरित पृष्ठा में 1984 के सिख दंगों का चित्रण है। इंदिरा गोस्वामी ने अपने लेखन में जीवनानुभव की यात्रा की। इंदिरा गोस्वामी सबसे पहले एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता है और बाद में रचनाकार। वे समाज के प्रति अपनी सक्रिय भूमिका में सदैव अत्यंत सचेत रही है। उन्होंने भारत सरकार और उल्फा संगठन के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास भी किया है। उन्होंने उल्फा के लोगों से हिंसा का मार्ग छोड़ने का अनुरोध किया है। एक जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी के रूप में इंदिरा गोस्वामी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। कथानक देखते हैं। इंदिरा गोस्वामी ने अपनी कहानियों में जनजीवन को प्रभावित करने वाले हिंसा के हृदय विदारक पहलू को अभिव्यक्त किया है। हिंसा के कारण सामान्य लोग असहज हो जाते हैं, मानवता खतरे में पड़ जाती है। इंदिरा जी की रचनाओं में हिंसा के इस चित्रण के पीछे शांति की कामना है और मानवता को बचाए रखने का आग्रह है। एक अविस्मरणीय यात्रा कहानी भी इसी कोटि की है। एक अविस्मरणीय यात्रा वृद्ध सज्जन और प्रोफेसर मिराजकर से बातचीत द्वारा
ओमा मारिया क्रांति के बारे में बताया है। यह क्रांति वैष्णवों ने अहोम राजाओं के खिलाफ की थी। इसके मूल में एक हाथी ही था। ध्यान से सुनिए। एक अविस्मरणीय यात्रा कहानी में वृद्ध सज्जन और प्रोफेसर मिराजकर से बातचीत द्वारा मुआ मारिया क्रांति के बारे में बताया है। यानी जो कहानी है इसमें एक प्रोफेसर है जिनका नाम है मिराजकर से बातचीत के द्वारा एक क्रांति हुई थी, ओमा मारिया क्रांति के बारे में बताया है। यानी इस विषय का वहाँ पर जिक्र हुआ है। यह क्रांति वैष्णवों ने अहोम राजाओं के खिलाफ की थी। जो क्रांति थी, कौन सी क्रांति थी? मुआ मारिया क्रांति जो थी वह वहाँ के जो अहोम राजा थे उनके खिलाफ थे। याद रखिए। इसके मूल में एक हाथी ही था और इसका जो मेन कैरेक्टर था, हाँ, वो कौन था? एक हाथी। कहानी का मूल विषय यह है कि कीर्तिनाथ बड़बरुआ को मुआ मारिया के महंत से भेंट मिलती थी। यानी जो कहानी का मूल विषय था, एक हाथी था और यह कि कीर्तिनाथ बड़बरुआ को मुआ मारिया के मुआ मारिया जो महंत है उन्हें भेंट मिलती थी कि हाँ। कहानी का मूल विषय था कि जो कीर्तिनाथ बड़बरुआ को मुआ मारिया से महंत से भेंट मिलती थी। कानून यह कहता था कि महंतों को हर साल राज दरबार में हाथी भेंट करने चाहिए। तो इसमें कानून भी एक था कि हर साल महंतों को एक हाथी राज दरबार में भेंट करनी चाहिए। एक बार महंतों ने एक बीमार हाथी भेंट में दे दिया। तो एक महंत ने क्या किया? एक बीमार हाथी दे दिया। मंत्री को जैसे ही हाथी की स्थिति का पता चला, उसने हाथी के साथ आए महंत के कान काट लिए। इसी प्रतिक्रिया स्वरूप 9000 ओमा मरिया सैनिकों ने कीर्तिनाथ को रंगपुर जाते समय बंदी बना लिया। तो इस प्रतिक्रिया स्वरूप 9000 मुआ मरिया सैनिकों ने कीर्तिनाथ को रंगपुर जाते समय बंदी कर लिया। इस कथा में हाथी का प्रसंग औचित्यपूर्ण है क्योंकि असमिया जनजीवन के साथ हाथी का घनिष्ठ संबंध है। वन से घिरे इस प्रदेश में हाथी बड़ी संख्या में मौजूद थे। धान के खेतों में हाथियों का झुंड आ जाने पर भी सभी किसान मिलकर उन्हें भगाते थे। लोग हाथी पालते भी थे। तो इस कहानी में सज्जन और प्रोफेसर मिराजकर से बातचीत द्वारा मारिया क्रांति के बारे में बताया। यह क्रांति वैष्णवों ने अहोम राजा के खिलाफ की थी। एक राजा है अहोम, उनके खिलाफ की थी। इसके मूल में एक हाथी ही था। यानी जो कहानी है हाथी ही लेकर हुई थी। कहानी का मूल विषय यह है कि कीर्तिनाथ बड़बरुआ को मुआ मारिया के महंत से भेंट मिलती थी। भेंट उनसे, और कानून यह था कि महंतों को हर साल राज दरबार में एक हाथी भेंट करने चाहिए। एक बार महंतों ने एक भेंट में दे दिया। मंत्री को जैसे ही हाथी की स्थिति का पता चला, उसने हाथी के साथ आए महंत के कान काट लिए। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 9000 मुआ मरिया सैनिक ने कीर्तिनाथ को रंगपुर जाते समय बंदी बना लिया क्योंकि कीर्तिनाथ को मुआ मरिया महंतों से कुछ भेंट मिलती थी और यहाँ पर राजा के दरबार में एक हाथी को पेश किया जाता। लेकिन जैसे ही मंत्री को पता चला कि हाथी बीमार है, सुस्त है, तो उसने हाथी के साथ जो महंत उसका भी कान काट लिया। तो प्रतिक्रिया स्वरूप तो ये तो आंदोलन हुआ, तो वो तो उसका रिएक्शन बदला तो लेंगे ही। और उन्होंने क्या किया? हजारों मुआ मरिया सैनिक कीर्तिनाथ को रंगपुर जाते समय बंदी बना लिया। इस कथा में हाथी का प्रसंग औचित्यपूर्ण है क्योंकि असमिया जनजीवन के साथ हाथी का एक घनिष्ठ संबंध है।
वन प्रदेश से घिरा है असमिया, और लोग हाथी भी पालते हैं। हाथी का झुंड कभी कभी खेतों में भी, अगर धान के खेत में आ जाते हैं तो सब किसान मिलकर उन्हें भगाते भी हैं। ये कहानी लेखिका को अपनी सहकर्मी साथी प्रोफेसर मिराजकर के साथ दिल्ली से कांजीरंगा यानी असम के लिए यात्रा पर आधारित है। लेखिका के लिए यह यात्रा अविस्मरणीय बन गई है। यह कि जब हम किसी एक, इसे हम कह सकते हैं कि एक यात्रा वृत्तांत भी, या अगर इसे हम संस्मरण भी कह सकते हैं, क्योंकि आप किसी को किसी चीज़ को याद करके लिखे हैं, और ये यात्रा वृत्तांत भी हो सकता है क्योंकि आप यात्रा में गए थे और किस चीज़ को आप लिख रहे हैं। तो लेखिका की यह यात्रा अविस्मरणीय बन गई। यही एक कहानी का कथानक है। लेखिका और उसके सहकर्मी प्रोफेसर मिराजकर असम के छात्रों द्वारा आयोजित सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए थे। शाम को कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लौटते गाड़ी खराब हो गई। प्रोफेसर मिर्जाकर इससे भयभीत हो गए क्योंकि उनका कोई मित्र पंजाब के आतंकवादियों के हाथ मारा जा चुका था और यहाँ भी आतंकवादियों का डर था। उस दिनों ने रास्ते के किनारे वाली चाय की दुकान में थोड़ी देर के लिए चाय पीते हुए आराम किया। इस दुकान को चलाने वाला वृद्ध व्यक्ति बताता है कि उसकी पत्नी दुकान चलाती है। उस परिवार में कभी सुख था, शांति थी, कोई अभाव न था, लेकिन बाढ़ के प्रकोप से खेत नदी में डूबा रहा और 2 पुत्र में से बड़े की मृत्यु पिछले साल आई बाढ़ में किसी बीमारी के कारण हो गई। वृद्ध की बेटी का किसी भारतीय सैनिक से प्रेम हो गया है। छोटा बेटा किसी सशस्त्र संगठन में शामिल हो गया है। वो घायल होकर झोपड़ी नुमा दुकान में आता है और अपनी बहन को देखकर अत्यंत क्रोधित हो जाता है और अत्यधिक प्रहार करता है और चाय के लिए दिए गए पैसे उठा लेता है और खरीदारों से कुछ और पैसे मांगता है ताकि वो पोचर लोगों से एक अमेरिकी कारवाइन खरीद सके। वे दोनों ग्राहक विस्मय विमूढ़ होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। संक्षेप में एक अविस्मरणीय यात्रा का यह कथा है। आलोच्य कहानी के प्रारंभ, विकास और चरोत्कर्ष तीनों सुसंगत रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कथानक अत्यंत गट्ठा हुआ और प्रसंग के अनुकूल है। वृद्ध व्यक्ति के दूसरे लड़के द्वारा लेखिका और उसके मित्र से चाय के पैसे के अतिरिक्त पैसे मांगने का इस कहानी का चरमोत्कर्ष है। इस कहानी का कथानक प्रभावमय और सरल है। कथा में कहानीकार की अनुभूति अत्यंत संघन है और यथार्थ दृष्टिगोचर होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कहानी कहाँ जाती। जब उनकी जो गाड़ी खराब हो जाती तो उस रोड साइड में एक चाय की दुकान होती है और वहाँ पर दोनों बैठ जाते हैं, लेखिका और उनके दोस्त, और चाय पीते पीते वृद्ध सज्जन के जीवन, उनका परिवार के बारे में वो जानते हैं। तो ये इस प्रकार के इतनी आतंक की काली छाप क्या है देखते हैं। आतंकवाद पूरे विश्व की गंभीर समस्या है। भारत के अनेक राज्यों में आतंकवाद के कारण भयावह स्थिति है। कहीं वर्गजन्य, कहीं क्षेत्रजन्य, तो कहीं धर्मजन्य आतंकवाद है। आतंकवाद देश, घर, समाज और मानवता सबको घायल कर रहा है। ऐसी स्थिति में एक संवेदनशील रचनाकार का अंतर्मन कराहने लगता है। एक अविस्मरणीय यात्रा में आतंकवाद का जिक्र असम के संदर्भ में है, लेकिन आज आतंकवाद के डर से हर क्षेत्र ग्रस्त है। इंदिरा गोस्वामी ने आतंकवाद के घिनौने रूप को 1984 के दंगों के रूप में देखा था। इसी कारण लेखिका ने अत्यंत संवेदनशीलता के साथ आतंकवाद के संहारक का जीवन चित्रण किया है। एक अविस्मरणीय यात्रा कहानी में लेखिका ने आतंकवाद की गहराई में डूबकर उसके मूल कारण को ढूंढा है और यही एक कहानी को विशेष यही कहानी की यह एक विशेषता है। इस कहानी में वृद्ध सज्जन का छोटा बेटा हिंसा की राह पर चल रहा है, लेकिन इसके पीछे उस परिवार की अभावग्रस्तता भी जिम्मेदार है। एक समय में संपन्न परिवार आज दाने दाने का मोहताज है। खेती करने के लिए भी जमीन नहीं है। बूढ़े
का छोटा बेटा इसी कारण आतंकवाद के रास्ते पर जाने को मजबूर होता है, लेकिन वृद्ध को हिंसा और आतंकवाद का मार्ग पसंद नहीं है। इसलिए पत्नी के कहने पर भी उसे ढूंढने नहीं जाता। वृद्ध के बेटे के रुपए लेकर अंधड़ की तरह जाने के समय बुढ़ापा हंसता है। लेखिका ने ऐसी हंसी अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। लेखिका आतंकवाद को देश और मानवता का सबसे बड़ा आंतरिक दुश्मन मानती हैं। सौहार्द, सद्भावना, भावात्मक एकता, मानव प्रेम, हार्दिक लगाव, स्नेह, प्रेम, भाईचारा के भाव को पल्वित करके ही आतंकवाद के दानम से छुटकारा पाया जा सकता है। बूढ़े व्यक्ति का दूसरा बेटा आतंक के दलदल में फंसा है। लेखिका ने युवक कहकर संबोधित किया है। बूढ़े व्यक्ति, बुढ़िया, बड़े बेटे की बीवी आदि का उल्लेख किया है, कोई नाम नहीं दिया। इसके पीछे लेखिका का कहना है कि आतंकवाद और बाढ़ से पीड़ित पूरे असम की यही हालत है। अतः किसी का नाम ले लेखिका की यह चिंता असम के साथ आतंकवाद से ग्रसित हर क्षेत्र के लिए है। लेखिका ने युवक के मुद्दे को उभारा है संकेत, क्योंकि युवक में समय को अवस्था के प्रति असंतोष और घुटन है। जीवन मूल्य के प्रति उसके मन में कोई आस्था नहीं है। समाज द्वारा युवक की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता और समुचित मार्गदर्शन नहीं कर पाने के कारण अपराधी प्रवृत्तियां पनपी और उसने हिंसा का मार्ग गया। युवक अपनी बहन के पेट पर क्रोध से मुक्के मारता है और उसका गर्भ गिरा देता है। लेखिका ने यहाँ आतंकवाद के अपने प्रयोग का भेद भुलाने को चित्रित करने के लिए इस घटना का वर्णन किया है। अब देख पा रहे हैं कि आतंकवादी जो कि अपने ही रिश्ते को नहीं पहचान पाते हैं। तो बड़ा ही सुंदर सा यहाँ पर समझाया गया है कि मनुष्य हिंसा में, क्रोध में या किसी के बहकावे में आकर अपने मन को, अपने चित्त को एकत्रित नहीं कर पाता है और वो अपनों को कितना कष्ट देते हैं। अतीत का मूल्यबोध बना वर्तमान की भयावहता। 21वीं सदी के प्रारंभ में बदलती सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों और घटते पारंपरिक मूल्यों को एक अविस्मरणीय यात्रा कहानी के रचना काल में पूरी जिंदगी से देखा जा सकता है। इस काल में रिश्तों में दरार पड़ने लगी तथा नई और पुरानी पीढ़ी का द्वंद्व और संघर्ष जारी है। नई पीढ़ी पुराने को नहीं अपनाना चाहती और पुरानी पीढ़ी नवाचार को स्वीकार नहीं करती। लेखिका ने नई पीढ़ी की तटस्थता और संवेदन शून्यता पर चिंता जाहिर की है। लेखिका ने कहानी में बूढ़े व्यक्ति के गरीबों और उसके मानवता दोनों का वर्णन किया है। लेखिका यह बताना चाहती है कि गरीबों में भी मूल्य को जिंदा रखा जा सकता है। यहाँ बाजार कला नहीं, मनुष्य के प्रति मनुष्य का कर्तव्य दिखाई पड़ता है। यहाँ बाजार कला नहीं है, मनुष्य के प्रति मनुष्य का कर्तव्य दिखाई पड़ता है। मूल्यबोध को विचार रखने का भरपूर प्रयास है। आत्मीयता भारतीय मूल्य है। बूढ़े व्यक्ति ने इस मूल्य को भी बचाए रखने में सफलता पाई है और अतिथियों की भारतीय परंपरा के अनुसार अब भगत की है। लेखिका ने बूढ़े व्यक्ति के हित में अतीत से प्रेम, परंतु अतीत जीवी नहीं होने की भी दिखाने का प्रयास किया है। यह अपने सुखद अतीत में जीते हुए अपनी असीमता की तलाश करता है। वृद्ध व्यक्ति ने बड़े जतन से दोतारे से बचाता था। दोतारे को बचाने का आशय है लोक कला को बचाए रखना। अपने सुनहरे अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए
बूढ़ी का रेल की पटरी के पास अपने बेटे को ढूंढने जाने के लिए कहना, विषाक्त होते वर्तमान की ओर तथा सेना का छोटे बेटे के पीछे पड़ना भयानकता की ओर सकता है। जवान लड़के का घाव में भरा होना, उसके दिशा भ्रमित होने और गरीबों के प्रभाव को दिखाया है। बुढ़िया के माध्यम से यह स्वरूप बार बार उभरता है। बूढ़ा पीड़ित है लेकिन निराश नहीं है और वो स्वर्णिम अतीत के आधार पर मूल्यबोध को बचाए रखकर अदम्य जिजीविषा के साथ तमाम स्थिति का मुकाबला करता है। गीत के बदले पैसे लेने से इनकार करना बूढ़े का स्वाभिमान को दर्शाता है, लेकिन जवान लड़का अमेरिकी का कार्बाइन खरीदने के लिए रुपए उठा लेता है। बूढ़े व्यक्ति का शांति, मैत्री, सद्भाव, सौहार्द के गीत गाने और उसके जवान बेटे का आतंकवाद और पैसे की चाह से घिरा होना पीढ़ियों के अंतराल और समाज की भयानक होती स्थिति की ओर संकेत कर रहा है। जवान लड़का यह नहीं समझ पाता कि वो कुछ लोगों के हाथ की कठपुतली है। यही हालत आज पूरी युवा पीढ़ी की है। इस पूरी कहानी में संघर्ष है, मूल्य संकट है, स्वर्णिम अतीत की यादें हैं तो मुसीबतों से जूझता वर्तमान है, साथ ही भविष्य में इस अंधकारपूर्ण वर्तमान से बाहर आने की जिज्ञासा और साहस है। बदलते परिदृश्य में लुप्त होती मानवीय संवेदना। आधुनिक होते समय समाज में युवा वर्ग असंतोष, घुटन और अनास्थ में से पीड़ित है। युवा वर्ग बेरोजगारी और पुराने व पारंपरिक मूल्यों के प्रति लापरवाही के कारण उच्च श्रृंखला और अराजकता का शिकार होकर आतंक के रास्ते पर चल पड़ा है। आज देश के अनेक राज्य आतंकवाद से पीड़ित हैं। ऐसे में कहानी में मिराजकर की घबराहट और भय स्वाभाविक है। पंजाब के बर्बर, खालसा और जम्मू कश्मीर के JKLF से जुड़ी आतंकवादी असम के जंगलों घुस आने और स्थानीय गुट्टों से मिलने की खबर से प्रोफेसर मिराजकर घबरा गए। आतंक के माहौल में मानवीय संवेदना प्रबल रूप से बाधित होती है। शायद इसी कारण इस कहानी में पिता पुत्र, माता पुत्र, बहन के बीच आत्मीयता एवं सहानुभूति जैसी मानवीय का नितांत अभाव है। पारिवारिक संबंध मात्र औपचारिकता बनकर रह गए हैं, अपने प्रेम की उष्मा नहीं बची है। बूढ़ी यानी माता का अपने नौजवान पुत्र के लिए सदा चिंतित रहना, उसके लिए अपने पति से लड़ना झगड़ना, लेकिन उसी पुत्र की घायल दशा में घर आने पर माता का हृदय मनोविदीर्ण होता है। माता को पुत्र के प्रति संवेदन है, किंतु बेटा पाषाण हृदय बन चुका है। पिता पुत्र में भी बातचीत नहीं के बराबर है और संवादहीनता मानवीय संवेदन को समाप्त करती है। वर्तमान युवा पीढ़ी संवेदन को मूल्यहीन मानती है, लेकिन संवेदना का तत्व ही मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने में समर्थ हुआ है। अगर आपके अंदर संवेदना नहीं है तो आप मनुष्यता आपके अंदर आएगी ही कैसे। मानवीय संवेदना के अभाव में मनुष्य जंगली जानवर से भी हिंस्र बन जाता है। इसका उदाहरण कहानी में भाई की नज़र बहन पर पड़ते ही बहन को मारना और उसका गर्भ गिरा देना संवेदनहीनता ही तो है। संवेदन का विलोप होने पर कोई संबंध या नाता रिश्ता नहीं रह जाता। इसी कारण लेखिका ने कहानी में कोई नाम या संबंध का जिक्र न कर भाई के लिए लड़का और बहन के लिए लड़की सर्वनाम का प्रयोग किया है। संवेदन न होने पर समाज में चारों ओर लोगों की भीड़ लगी होगी, लेकिन कहीं एक भी मनुष्य नहीं होगा। विकृतियाँ फैलेंगी। यही दिखाना लेखिका का उद्देश्य है। भाषा शैली पर ध्यान देते हैं। एक अविस्मरणीय यात्रावृत शैली में लिखी गई कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने अपनी असम यात्रा के दौरान हुए अनुभव को प्रस्तुत किया है। लेखिका का उद्देश्य कहानी कहने की
अपेक्षा असम के जनजीवन और परिस्थितियों का यथाचित्रण तथा विघटित हो रहे संबंधों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। कहानी में चरित्रांकन की तुलना में स्थितियों को महत्व दिया गया है। लेखिका ने स्थितियों के अनुरूप घटनाक्रम के अनुसार भाषा को गति प्रदान की है। वे सहज ढंग से परिचित प्रतीकों और संकेतों को कहानी से पिरोती चलती हैं। स्थानीय शब्दों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में है। लेखिका ने कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक कहने की कोशिश की है। इसलिए कहानी की भाषा शैली कथ्य और परिस्थिति रूप है। कहानी में नामघर का प्रयोग हुआ है। असम के संदर्भ में नामघर जनजीवन या संस्कृति का अभिन्न सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी संदर्भ में नामघर का विशेष स्थान है। सामान्य अर्थ में यह ईश्वर के भजन पवित्र ग्रंथ के वाचन का स्थान है, लेकिन विविध संदर्भ में इसकी महत्ता विविध्यमयी है। इंदिरा जी ने नामघर को कहानी में केवल शब्द की तरह नहीं बल्कि इसके गहन संदर्भ में प्रयोग किया है। इंदिरा में काव्यता के साथ साथ सहजता, सरलता, संप्रेषणीयता का गुण सर्वत्र दिखता है। लेखिका ने तत्सम शब्दों के कुशल प्रयोग के साथ तद्भव तथा बोलचाल की शब्दावली को भी स्थान दिया है। साथ ही अंग्रेजी शब्दों का भी प्रसंगानुसार खूब प्रयोग किया है। इससे कहानी में जीवंतता, विश्वसनीयता तथा स्वाभाविकता बनी हुई है। लेखिका ने गंभीर परिस्थितियों का वर्णन करने के साथ असम की प्रकृति सुषमा का मनोरम चित्रण किया है। एक उदाहरण देखिए। धान के खेत अपने पूरे यौवन में थे। उनका सुनहलापन सोने का मात दे रहा था। कहीं कहीं वे बड़े विनम्र भी दिखते थे, जैसे कि बोधों के गिरवे चीवर से ढके हो या अंधेरे में हो, बाहों में सिमट कर छिप जाना चाहते हो। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि सौंदर्यता का किस तरह से यहाँ पर वर्णन किया है। लेखिका ने प्राकृतिक सौंदर्य का काव्यमयी अलंकृत शैली में चित्रण किया है। इंदिरा गोस्वामी की भाषा सहज और प्रभावी है और उन्हें यह भाषा व्यापक सामाजिक और संप्रयुक्ति से प्राप्त होती है। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने एक अविस्मरणीय यात्रा पाठ को, जो एक यात्रा वृत्तांत है, हाँ कह सकते हैं उसे हम, इसे मैंने प्रस्तुत किया है। बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि सचमुच आज जिस तरह से अमानवीयता बढ़ चुकी है, तो युवा वर्ग जो है अपने रास्ते से हटकर एक दूसरे रास्ते में चले जाते हैं, जिसका जो परिणाम है भयानक होता है। और सच्चे परिवार के ऊपर, माता पिता के ऊपर जो दुख दे के जाते हैं, वो तो वही माता पिता जान पाते हैं कि उनके ऊपर क्या गुजरता है। तो मैं आप सभी से यही प्रार्थना करती कि अगर जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, कितना भी दुख आए, कितना झेलना पड़े, कितने बार निराश होना पड़े, लेकिन अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि जब भी आप तो आपको सही रास्ता चुनने में तकलीफ़ नहीं होती है। आप सही रास्ता चुन सकते हो। समय हमेशा एक बराबर नहीं होता है। आज का दिन कल नहीं होगा, कल का दिन परसों नहीं होगा। तो एक ना एक दिन सही रास्ता भी मिल जाता है और अपने आप को सही साफ बना सकते हो। लेकिन गलत रास्ता चुनना बड़ा ही दुखद है। और ख़ास करके अपने माता पिता के बारे में सोचना ज़रूर है। हमें शायद अभाव के कारण कुछ दे नहीं पाया, लेकिन हमें एक अच्छा जीवन तो दिया है। अगर वो चाहते तो हमें मार भी सकते थे। इसलिए गलत ही जाना है और ना ही उग्रपंथी होना है, ना ही जो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर तो क्या होता है कि नक्सल होता है, उसमें नहीं जाना है। क्योंकि अगर आपका परिवार दुख में है तो किसी और के परिवार को आप दुख में कैसे डाल सकते हो। तो अनुरोध है, ये पाठ मुझे बहुत ही पसंद आया और मुझे आशा है कि आप सबको भी बहुत ही पसंद आएगा। तो ज़रूर इसे सुनिए, पढ़िए, परीक्षा में अच्छे से लिखिए, अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। और जैसा ही भी मेरे इस चैनल को 100 सब्सक्राइबर बनाने में सहायता कीजिए। और धन्यवाद। और इस सुनने के लिए बहुत सारे धन्यवाद। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप
लोग मेरे गोल को पूरा करोगे। जिस तरह से भी सितंबर महीने में अगर 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं जो समय देती हूँ इसे पढ़ाने में, समझाने में, तो मुझे भी कुछ फल प्राप्त होगा और खुशी मिलेगी कि अनजाने लोग, पता नहीं कहाँ हैं आप लोग, लेकिन आप लोग मुझे इतना सहायता कर सुन रहे हैं, तो मैं दिल से आप सबको शुक्रिया करती हूँ, रखती हूँ। नमस्ते।